करो। Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the chemistry series. Under that, starting with the first term, atomic mass, molecular mass formula. Atomic mass is defined as a mass unit equal to the exactly 1 by 12th mass of an atom. Mass of an atom, atomic mass. Mass of a proton plus neutron plus electron, total electron. वो पूरा बन के फिर एटॉमिक मास होता है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तभी जब ऐड करते हैं जनरली तो ऐड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसको ही लेते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए लेते हैं इसको। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन वन। इसमें फिर देखा जाए तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन एटॉमिक मास 35.5, कैल्शियम 40। इसको देख लेना होता है 120 के बीच, 1 से लेकर 20 के बीच में। अब मोल क्या कॉन्सेप्ट है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वो फिक्स्ड है 6.022 10^23। ये क्वेश्चन पूछा है, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, एवोगाड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम, कार्बन 12 के जो आइसोटोप्स है C14 और बाकी सब, तो कार्बन 12 की बात हो रहा है यहाँ पर। उनका मॉलिकुलर मास होता है वो 12 होगा, एटॉमिक मास 12 होगा। और वो उसी में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मतलब एक में। हाँ कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं एग्जैक्टली 12 ग्राम में ऑफ सी कार्बन 12। उसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, 16 × 23 एटम मॉलिक्यूल से। सबके लिए सेम होता है अगर आप कंपेयर करोगे कार्बन से तो 1 मोल जैसे, कैसे कंपेयर करें, ऐसे 1 किलोमीटर जैसे होता है। बाकी सबको अगर कंपेयर करोगे 1 किलोमीटर से तो आप बोले 25 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का रेट जो लेंथ है उसके हिसाब से 25 टाइम्स। वैसे ही 12 ग्राम कार्बन C12, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इट इज 6.022 10^23। उसी के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो कोई 40 ग्राम कैल्शियम में कितने हो गए, कितना हो सकता है, या फिर आर्गन में कितना हो सकता है बाकी सब में। इसलिए इसको एज अ कंपेरेटिव यूज करते हैं। 1 मोल मतलब कार्बन, नंबर ऑफ एटम इन 12, 6.022 10^23। ये पूछता है। वैसे ही 1 मोल कितना होगा, तो 1 मोल हर के लिए डिफरेंट होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, उसके एटॉमिक मास 16, 6.022 10^23। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इतने कार्बन कितने में, 12 ग्राम कार्बन में। ओके, हाइड्रोजन एटम इतने होंगे, कितने अपने जो 1 मोल, 1 मोल कितना, 1 ग्राम। सेम सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल रिलेटिव मास ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल इन ग्राम, उसके हिसाब से 6.022 कॉन्स्टेंट है, इसलिए एवोगाड्रो कांस्टेंट है अपने 1 मोल के हिसाब से। लॉ कंजर्वेशन में डिस्कस लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब H2O है। तो कभी भी जब वाटर बनेगा सब में H2O ही रहेगा, H3O नहीं हो सकता। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन a chemical compound elements are always present in definite लिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस समय के हिसाब से इंडिविजुअल पार्टिकल थे, एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय J J थॉमसन। उसके बाद गोल्डस्टीन जो प्रोटॉन को डिस्कवर किए थे। पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, दैट इज वाई इफ वी आर एडिंग द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो जनरली वी टेक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास 2000 टाइम्स लार्जर, हेवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज वाई we generally neglect mass of electron.
और कभी भी जब भी रिएक्शन होता है तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस, और दे आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो उस समय के हिसाब से उनको पता लगा कि ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव स्फीयर। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ते गया जैसे प्लम तो पुडिंग डिफरेंट वाला डिफरेंट, हाँ, कॉन्सेप्ट आता है, प्लान थॉमसन प्रोटीन, हाँ। मॉडल। हम्म। इसमें रेडिबल हम बोल एट सकते हैं पार, पूरा जो हाँ। चार्ज है वो पुडिंग है, जो कि पूरे मतलब इंटायर एटम जो है उसको कवर कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो फिर इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, वो रैंडम रैंडम जगह पे यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे स्कैटर हो रखा है। एंड जो इक्वल है वो फिर न्यूट्रल बोल देते हैं उसको, बैलेंस आउट कर देता है। हम्म। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ते गया वैसे वैसे जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे वो रिवॉल्व करते हैं वो भी बनते गए। तो फिर गोल्ड एटम को यूज़ किया, अल्फा पार्टिकल यूज़ किया, डिफरेंट है, टेक्निकल में नहीं आना ओवरऑल। तब लास्ट में फिर आता है कि ये वाला स्ट्रक्चर में आए कि बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सोलर सिस्टम जैसे। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। ये पूरे एटम है। अब न्यूट्रॉन जो होते हैं जनरली नो चार्ज, मास इक्वल टू द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसलिए कहा जाता है, सब में प्रेजेंट होते हैं ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मास ऑफ एन एटम है जनरली सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्यों? मास जब जनरली मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है मास ऑफ एन एटम, लेकिन एटम इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए उसको हटाया जाता है, इसको ही लेते हैं। तो ये पूछ सक देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक, और न्यूक्लियस रदरफोर्ड। धीरे धीरे आप जब आते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम, एटॉमिक नंबर जेड से होता है, कार्बन के लिए 6 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर। मास नंबर उसको ऐड करता है ड्यू टू एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जनरली, इसलिए मास नंबर इसको ऐड कर लेते हैं। 12 क्यों है? क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। तो हम लोग ऐसे बात किए कि मास ऑफ द एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज वाई वी कंसिडर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए मास ऑफ कार्बन अगर 12 U है तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 6 है और न्यूट्रॉन ऐड करके 12। सम ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ऐसे लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर हो गया 7 और 14 मास नंबर। एंड न्यूट्रॉन्स, आइसोटॉप मतलब जो डार्क मैटर होता है 85% यूनिवर्स में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल न्यूट्रॉन्स का ही होता है, डार्क मैटर। यस। आइसोटॉप, आइसोटॉप में क्या फर्क होता है? सेम एटॉमिक नंबर हो सकते हैं। जैसे आइसोटोप ऑफ कार्बन C14 को जब यूज करते हैं देखने के लिए कि कितने एक कार्बन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली कैसे इसको यूज करते हैं कि C14 हर हाफ लाइफ में वो डिसइंटीग्रेट होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंसेस है उससे पता लग सकते हैं कितना समय पार हो चुके, कितने टाइम पीरियड हो चुके उस ऑर्गेनिक मैटर का। तो C14 यूज करता है उस समय। तो C14 मतलब क्या हुआ कि 14 एटॉमिक मास, और उसका जो एक तरह से एटॉमिक नंबर है सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो C12 C14 दो हो गए। वैसे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर वन ही है, हाइड्रोजन है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। ड्यूटेरियम कहाँ यूज करते हैं? रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर
वैसे ही 12 6 तो C14 और C12। क्लोरीन का C37 और C35। डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा लेकिन मास डिफरेंट रहेगा, ये होता है आइसोटोप। हमेशा आप देखोगे कि जो अगर एक एटॉमिक नंबर अगर सेम है, अगर एक मास रहता है तो एक स्टेबल रहेगा, बाकी दो तीन जो रहेंगे अनस्टेबल, और वो रेडियो एक्टिविटी में भी हेल्प करेंगे। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप कुछ जगह में यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आयोडीन ट्रीटमेंट गोइटर। अब आइसोबार में क्या फर्क है? आइसोबार में फर्क है कि एटॉमिक मास सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उल्टा है जस्ट। जैसे आर्गन, कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों के जो एटॉमिक मास है वो सेम है, 40 है, उसको आइसोबार बोलते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आइसोबार एंड आइसोटोप। बोर्स मॉडल में रदरफोर्ड में था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर में, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ भी एक है, एक है, एक है सब जगह। तो इतने सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होगा। सामने में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट टाइप से बैठेंगे, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। ऐसे सन है यहाँ पर, तो सामने में जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके पूरा अगर ऐड करोगे, 9 प्लैनेट, 8 प्लैनेट, और बाकी जो प्लूटो एंड लास्ट में, एनर्जी लेवल्स। सबका डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है। तो वैसे ही नील बोर ने एनर्जी लेवल के अनुसार उन्होंने ऑर्बिट तैयार किया, इसमें n2n² के हिसाब से बैठता है इलेक्ट्रॉन। बस ये 2n² पता होना चाहिए, फॉर्मूला 2n², जिसमें n1, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो पहले वाला में कितना होगा, 1 डालो वैल्यू 2 आएगा। सेकेंड वाला में 2, 2 2 2 कितना, 8 हो गया। थर्ड वाले में 18, फोर 32। अब तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, और हमेशा चाहे कि जो 2 8 है ये फुलफिल हो। ऐसे पहला वाला 2 हो गया, सेकेंड वाला ऑर्बिट में 8 हो गया, थर्ड वाला में 18 है। तो पहला 2 है, तब जब पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन बस 1 होता है वहां पर। तो इसको एक चाहिए, तो फुलफिल करने के लिए, स्टेबल जाने बनने के लिए, या एक देना होगा स्टेबल बनने के लिए। इसलिए हाइड्राइड आयन बनता है H- जब एक मिलता है, और या जब देता है तो H+। वैसे ही अगर देखोगे कि NaCl, तो Na के पास होता है 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसे तोड़ कैसे सकते हैं? तो तोड़ सकते हैं इसको 2 8 1, क्योंकि 2n², वन में 1 डालोगे तो 2 आएगा, उसके बाद सेकेंड वाले में जाओगे तो 8 आएगा, तो बचेगा सिर्फ 1। 10 + 1 1, मतलब एक अगर देगा यानी, तब जाकर स्टेबल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में वो रहेगा। इसलिए वो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देता है सोडियम, Na+। Cl का देखोगे तो उसका 17 है एटॉमिक नंबर। तो अगर फॉर्मूला डालोगे तो 1 पैरेलल में कितना होगा, 2 होता है, फिर सेकंड में 8 होता है, तो 2 + 8 ये 10 हो गया, बचा 7, तो 7। तो एक पूरा करने के लिए उसको, ओवरऑल आर्गन बनने के लिए उसको एक लेना होगा, इसलिए वो स्टेबल बनेगा, इसलिए वो Cl- होता है, एक लेता है। तो ऐसे करके एक होता है, इतना टेक्निकल है, जरूरत नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑगमेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितना होगा सबका, इन जनरली अगर पूरा पूरा भरा हुआ है तो इन जनरल वैलेंसी 0। इनर्ट एलिमेंट हीलियम, इसलिए उसको वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि 2 8 है, पूरा भरा हुआ है। ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल होते हैं। 2 हीलियम का है तो पूरा आउटर मोस्ट, पहले वाला में 2 हो जाएगा, सेकंड वाला में 2 और 8 10 हो गया, फिर 2 8 8 18 हो गया, आर्गन का 18 हो गया, तो भरा हो गया। तो इसे इनर्ट है, वो रिएक्शन बहुत कम करते हैं, यही कारण है। अगर नहीं भरा रहेगा तो उसको चाहिए, अगर एक्स्ट्रा भरा हुआ है तो वो देगा, इसलिए रिएक्शन होता है ओवरऑल। तो इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन होता है तो दो तरीके से हो सकता है, या खुद में एक्साइटेड रहेगा, या फिर एनर्जी डालना पड़ता है। इसलिए जब भी रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे ओजोन का एग्जाम्पल था कि O रेडिकल प्लस O2 गिव्स O3 स्टेबल कंपाउंड। किसके सामने, सनलाइट के सामने, तो सनलाइट से एनर्जी मिलता है, तभी जो आउटर लेयर में जो
इलेक्ट्रॉन है दे बिकम एक्साइटेड, उसके बाद फिर देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू रेडिकल एंड O2, तब O3 बनता है। तो दिस वाज डन बाय शेयरिंग और गेनिंग ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तभी होता है फुलफिलिंग ऑफ द ऑक्टेट। तो जैसे ये हो गया, यही दिखाना चाह रहे थे। हाइड्रोजन सबका सेम न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक होता है, हीलियम का दो। तो ये जब दो है, 2n² 1 डालोगे तो 2 निकलेगा आंसर। यहाँ पर 2n² कितना होगा, 8 होगा। यहाँ 2n², ओवरऑल 3, 3 2 9 18, 18 हुआ यहाँ पर आर्गन में। तो ये फुलफिल हो रहा है, तो ना देने के लिए ना लेने के लिए, इसलिए इनर्ट है, रिएक्शन कम करता है हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन। फ्लोराइड, क्लोराइड के पास 7, यहाँ देखोगे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब एक मिलना चाहिए तभी वो फुलफिल हो पाएगा, तभी न्यूऑन बन सकता है, स्टेबल बन सकता है। इसलिए वो फ्लोराइड लेता है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो H वाले जो होंगे वो एक देंगे या लेंगे। लेंगे तो या हाइड्रो हीलियम बनेंगे तो स्टेबल होंगे, या देने से फिर वो स्टेबल रहे। तो वो देते हैं H से मिल करके HFC बनाए, और भी रिएक्शन होता है। अगर इसी में देखा जाए Na और यहाँ पर Cl हो गया, तो यहाँ पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसको अगर नियॉन बनना है तो एक देना पड़ेगा, अब इसको अगर आर्गन बनना है तो एक लेना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों रिएक्शन जल्दी अच्छा से होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ क्लियर हो अब गया। यही लिखा हुआ है, क्या हुआ। क्लियर हो गया ये, हम्म। लूजिंग और फिर एडिंग। हम्म। इस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, नंबर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के बनता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अकेले। वैलेंसीज जितना देना होता है वैलेंसीज हो गया, या लेना उतना होता है, उसमें वैलेंसीज होता है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की बात कर लिए, मोरल मास हो गया। नील बोर्स मॉडल, जो पिछले मॉडल 2n², वो नील्स बोर्स मॉडल हो गया। यहाँ पे जैसे चैडविक कार्बन, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन 12 को किसके लिए यूज करते हैं, ऊपर लिखा था शायद, कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक। जैसे कार्बन 12 को उसमें यूज करते हैं ना, रेडियो कार्बन कार्बन डेटिंग 14, जो होती है कार्बन कार्बन। 14, हम्म। कार्बन 14 को यूज करते हैं, रेडियो एक्टिविटी है ना उसमें। एंड कार्बन 13 को यूज करते हैं हम MRI में। ओ, ठीक है। रेडियो कार्बन इसको बोलते हैं, कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। हाफ लाइफ मतलब होता है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से अभी कॉन्सेंट्रेशन में हाफ हो चुका है, तो हाफ लाइफ हर कुछ साल के अंदर में हाफ होते रहता है। शुरू में अगर 1 है तो हाफ, अगले बार फिर कुछ साल के बाद सेम हाफ होगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर हाफ होगा 1/8, 1/16, 1/32, ऐसे करके कुछ हजार लाख साल, 2 लाख 5 लाख साल के बाद 1 बाई कुछ टू द पावर ऑफ रहेगा। ऐसे में हम निकाल सकते हैं कार्बन का कॉम्पोजिशन, फिर डेट निकाल सकते हैं उसी हिसाब से। आइसोबार डिफरेंस, आइसोटोप ले ली। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज होता है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। जैसे बोला जाए वेपर टू वाटर, वाटर टू सॉलिड, आइस, फिजिकल चेंज है, वापस से कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज, सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होगा, तो सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज होगा कि फिजिकल चेंज है, एक तरह से। केमिकल चेंज हुआ। रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो जो हम लोग पढ़े भी थे कि सुगर इज फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन। तो लाइम वाटर इन मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर ओवरऑल। हीट, लाइट, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। केमिकल चेंज में कलर चेंज में टेक प्लेस, गैस में भी फॉर्म्ड, चेंज ऑफ स्मेल, केमिकल चेंज का। क्रिस्टलाइजेशन, जब फॉर एग्जांपल आप
शुगर है, इसको आप मिक्स करते हो, होमोजीनियस बन जाता है मिक्सचर, उसके बाद छोड़ देते हो स्ट्रिंग के तो चारों तरफ क्रिस्टल बन जाता है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल चेंज, वापस से इसको घूल सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ द आइस और शोरिंग ऑफ द मिल्क, इसमें आंसर किसका हो, केमिकल चेंज का आंसर होगा इसमें। केमिकल चेंज वुड बी सी, 3 ओनली होगा। ट्रू, शोरिंग ऑफ द मिल्क, वापस नहीं, आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते, वो केमिकल चेंज हो चुका। तो ठीक है, टेस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि Fe और ऑक्सीजन और प्लस वो मॉइस्चर, Fe2O3.x एक्स मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 5 10 11 15, कितने भी। तो रस्ट, अब बोले ठीक है, रस्ट को तो आप घिस के हटा सकते हो, तो अब जब हटाते हो उसको पॉलिश करते हो तो रस्ट तो हट जाता है ना, तो हर रस्ट तो एक तरह से हट जाता है, उसका वेट कम हो जाता है आयरन का, तो अल्टीमेटली केमिकल प्रोसेस, केमिकली चेंज है। इट इज फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, इसलिए उसको हटने के रोकने के लिए कोट ऑफ ग्रीस करते या फिर इस पर लेयर बैठाते, क्रोमियम और जिंक, डाइलेशन इसको बोलते हैं, लेयर ऑफ जिंक, ये हम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट। सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, क्यों ऐसा है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में ऑलरेडी अगर मिलाओगे तो देर इज ए फ्री रेडिकल Na+Cl-, वाटर में रहेंगे लेकिन वो चाहते रहेंगे, तो जब फ्री रेडिकल रहेंगे ना तो वो प्रोसेस को स्पीड कर देते हैं, इसलिए रस्ट फॉर्मेशन फास्टर होता है। स्टेनलेस स्टील, इसको कैसे बनाते हैं, तो क्रोमियम निकल मैंगनीज को आप जब मिलाते हो तो फिर इट डज नॉट रस्ट, या फिर रस्टिंग बहुत स्लो हो जाता है, स्टेनलेस स्टील जो गाड़ी बनते हैं बाकी सब में। तो लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ कोल, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉयल, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल फिजिकल चेंज, तो पहला कौन सा है बताओ मानसी। क्या पूछा है इसमें? फोटोसिंथेसिस, फिजिकल केमिकल, केमिकल फोटोसिंथेसिस, है। केमिकल। ये शुगर इनटू दिस इज वाटर डिजॉल्विंग, फिजिकल। फिजिकल। बर्निंग ऑफ बर्निंग कोल, केमिकल। मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग वैक्स, इज फिजिकल। बर्निंग ऑफ कोल बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम, बीटिंग बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम टू कोल मेक। केमिकल, हाँ, वापस कैसे बना सकते हो कोल, कोल को बर्न करके आप, हाँ, केमिकल होगा ना। रिवर्सिबल से सोचो तो आइडिया हो जाए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैक्स को वेल्ट करो वापस से जम चलो जाता है। हाँ। हम्म, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, आई थिंक ये केमिकल होगा। कि फिजिकल होगा ना, नहीं, वापस से केमिकल फॉइल को गर्म करो होगा। वापस से बन जाएगा, बीटिंग करो ना वापस से बना सकते हो हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम को। चेंज हो रही है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल होगा। ये तो केमिकल, केमिकल। ट्रू और फॉल्स बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, मैन्योर ये फॉल्स, केमिकल हम्म चेंज है। केमिकल, आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डज नॉट गेट रस्ट इजीली, ट्रू। कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट केमिकल चेंज, कंडेंसेशन ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू। ट्रू, हाँ, फिजिकल चेंज होता है, हाँ। फिजिकल, हाँ। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change it is? केमिकल चेंज। When gases candle burns, both physical and chemical change take place. Identity change. कौन सा केमिकल है कौन सा फिजिकल, हाँ, दोनों, मतलब कि जो बर्निंग होता है ऊपर जो विक पे, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल, हाँ, जो हाँ, मेल्टिंग और ऑफ जो वैक्स मेल्टिंग और ऑफ फिजिकल। वैक्स वो फिजिकल है। How would you show that setting of curd is a chemical change? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। True. Paint of an iron gate prevents it from rusting. Explain ट्रू। how. हाउ? कैसे बताओ। वो एक एडिशनल लेयर जो बन जाता है, आई थिंक उसके थ्रू जो। It prevents the mixing of the moisture और हाँ। ऑक्सीजन विद द आयरन, जो एटम होता है उसमें। हम्म, वाई, हाँ एक और पूछना था कि मॉइस्चर और जो एयर है उसके कारण ही रस्ट होता है, और एक और बोले कि अगर सॉल्ट वाटर में डालते हो, लिखा क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्ट वाटर में ज्यादा रस्ट और जल्दी होता है कि जब हम्म, आयरन ऐसे ही छूटा हो ड्राई एरिया में, जहाँ पे वो वाटर हो, फॉर एग्जाम्पल बोले वेट, वहां पर रस्ट ज्यादा होगा, ड्राई में ज्यादा होगा, या फिर जहाँ सॉल्ट वाटर में होगा सॉल्ट वाटर होगा जो वहाँ पे। सबसे ज्यादा, फिर वेट में होगा फिर ड्राई में होगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में Na+Cl- तो रेडिकल, फ्री रेडिकल, वाटर में क्यों होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि H+ आयन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप देखोगे एसिडिफिकेशन ऑफ
ओशन वहां पर कार्बन जब सिंक कार्बन ऑफसेट होता है, फिर देर इज अ एच, कैसे बोल सकते हैं, H+ और HCO3- कार्बोनेट आयन बनते हैं और दूसरे H+ आयन बनते हैं। हाँ। तो कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो फिर धीरे धीरे एसिडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एसिडिफाई जैसे होते हैं तो कोरल ब्लीचिंग होता है। हम्म। अब आते हैं H+ आयन होते हैं, तो वैसे ही H+ आयन हेल्प करते हैं रस्ट को ज्यादा स्पीड होने के लिए, इसलिए वाटर का होता है। वाई रस्टिंग वायरन ऑब्जेक्ट फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट, डिस्कस कर लीजिए। सॉल्ट वाटर का वजह से होता है। केमिकल इक्वेशन, ये इसमें मास का नाइट्रेट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, केमिकल इक्वेशन का बात हो रहा है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का बात हो रहा है, फिजिकली में थोड़ा बहुत होता ही डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सराउंडिंग में एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और बाकी सब चीज होते हैं इसलिए। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट, शुरू में जितने होंगे लास्ट में कितने होंगे, सेम होना चाहिए प्रोडक्ट। Zn+2SO, तो जे मिक्स करेंगे, एक मेटल है नॉन मेटल है, तो इससे यहाँ जाएंगे, H2 रिलीज गैस होगा, ZnSO4 H2, दोनों का बैलेंस या मैच कर दोगे तो फिर फॉर्मूला स्पेसिफिक है, जरूरत नहीं है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है बस, क्लोरोफिल और सनलाइट। यहाँ पर जो लिखा रहता है ना, जनरली होता है कि आप इनपुट देते हो 340 ATM, मतलब कि वो प्रेशर के अंदर वो चेंबर रहेगा, उसके अंदर प्रेशर इतना डालोगे तभी CO+2H2 में कन्वर्ट होगा ये, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर हटा दोगे तो नहीं काम करेगा, सनलाइट हटा दोगे, क्लोरोफिल हटा दोगे तो नहीं बनेगा रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक तरह से रिएक्शन के लिए, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिया रहता है ऊपर में। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ओवरऑल। तो C6CO2 + H2O, C6H12O6 और O2। अब इसको नंबर ऑफ जो मास है वो बैलेंस करो, तो C6 है यहाँ पर, तो कार्बन 6 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 × 12 12 हो गया। यहाँ पर फिर एक था 7, और यहाँ पर कितना है 12, तो एक ज़्यादा है यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो बचा यहाँ पर 12 और प्लस 18 हो गया 18, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6 18, तो सबको मैच करने के लिए इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करते हैं यहाँ पर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉट टू एटम डिसअपियर फ्रॉम द रिएक्शन और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, अचानक से बाहर से नहीं आएगा, इसी में से ही बनेगा ओवरऑल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होता है, रिडक्शन एक्सोथर्मल थर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप का होता है। इसमें मतलब सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दो क्विक लाइन और H2O, तो CaOH2 स्लेक लाइन प्लस हीट, ये मतलब हीट रिलीज होता है। जब हीट रिलीज हो रहा है तब इसको एक्सोथर्मल बोलते हैं, एग्जॉस्ट, ऐसे याद कर सकते हो, एग्जॉस्ट में हीट रिलीज करता है एक्सोथर्मल। एंडोथर्मल में हीट जरूरत होता है हीट का, तब रिएक्शन काम करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4O2, तो CO2 और H2O बनता है। रेस्पिरेशन एंड डिस्कम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतना एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट एनर्जी जरूरत है, एंडो। टेम्परेचर वाटर डिक्रीजेज व्हेन यूरिया इज एडेड, द प्रोसेस एंडोथर्मिक, एग्जाम्पल याद कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि एक चीज को आप डिस्प्लेस करते हो, जैसे कॉपर यहाँ पर है, इसको डिस्प्लेस करना है, तो दूसरे वाले एलिमेंट डिस्प्लेस करो, फेरस सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों करेगा, जब ये जो मैं ऐसे देखता हूँ, ये सामने वाला एक बंदा है और इसको रिएक्ट करना है, उससे ज्यादा रिएक्शन होगा तभी पॉसिबल है, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट। तो जिंक तो डिस्प्लेस कर सकता है SO4 को, तो Zn SO4 + Cu+, तो कम रिएक्टेड है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो इसका एक टेबल भी होता है, बाद में देख लेंगे। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जो आप प्रेसिपिटेट करते हो, यहाँ पर से बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है,
एक चीज, देयर इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं कि दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, NaCl2 NaCl बन रहा है और BaSO4 बन रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ सिंगल हो रहा है, इसे डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेंट रिडक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऑक्सीडेंट रिडक्शन मतलब होगा कि ऑक्सीजन का एड ऑन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फेरस आयरन है, उसके बाद रस्ट फॉर्मेशन होता है, तो Fe2O3.XH2O, तो ऑक्सीजन एड ऑन हुआ है फेरस के ऊपर में, आयरन के ऊपर में, इसलिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। या हाइड्रोजन गैस, वहां पर अगर आप यूज करते हो CO और ये खत्म होता है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया तो ऑक्सीजन हट गया, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। गेन्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। लूजेज ऑक्सीजन, इसको रिड्यूस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो भी आज पढ़े तो सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट है, पीरियड से पूछते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। जब दोनों होगा तो रिडॉक्स बोलेंगे, ReDOX, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एक एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, जैसे इसमें कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड था ये पहले, तो ऑक्सीजन हटा दिए, ऑक्सीजन हटा दी तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस था, उस पर ऑक्सीजन ऐड किए तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीजन से याद करना है इसमें, ZNO। अब ये इसमें से ऑक्सीजन हटाए तो रिड्यूस हो गया, कॉप ये कार्बन इसमें ऐड किया ऑक्सीजन को, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ओवरऑल क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों हो रहा है। अब उल्टा तरीके से याद करते हैं, ऐसे ये वाला। हाइड्रोजन एटम अगर एड ऑन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन एटम हटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उल्टा है जस्ट। गेन्स ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लूजेज हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर लूजेज ऑक्सीजन तो रिड्यूस होता है, और गेन्स हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। ऐसे MnO2 है, HCl, तो Mn से MnCl2 बना तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा तो ये रिडक्शन हुआ, ये रिड्यूस हुआ। H को HO2 मिला, तो एक तरह से ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका। लेकिन Cl वाला जो पार्ट है, Cl के बाद पहले H था, वो अब Cl2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन हटा, तो ये भी ऑक्सीडाइजेशन हुआ इसका भी, क्योंकि हाइड्रोजन हटा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो रिडॉक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोजन, यही चीज है कि अब ऑक्सीडाइज ZNO, या फिर कॉपर जब देखते हो जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके ऊपर में एक पहले ग्रीन, पहले ब्रॉन्ज था, पहले अलग कलर था उसका, ब्राउन था, अभी वो ग्रीन हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया इसके कारण। आयरन शिप्स बाकी सब भी ऑक्सीडाइज होता है, तो इसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। रैंसिडिटी, फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड, दे स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट को यूज करिए खाना में, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए। तो इसलिए चिप्स मैन्युफैक्चर नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं फ्रॉम चिप्स गेटिंग ऑक्सीडाइज। जब देखते हो चिप का पैकेट खोल के रखते हो, चिप्स के पैकेट, तो देखते हैं ना कुछ देर के बाद वो फिर मॉइस्ट हो जाता है, खराब लगता है खाने में, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है चिप्स, मिक्सचर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। इनर्ट गैस है, लो रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू। अब एक केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप से होते हैं, तो ये कर लेंगे इसको ओवरऑल। जब हम लोग बात करते हैं ना एनोड कैथोड, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पर, बैटरी शेल में होता है, लिथियम आयन बैटरीज में, ग्राफाइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड, तभी फॉर्मेशन वाटर होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, लिथियम आयन हाइड्रोजन वाले बैटरी में। Okay, that's all for today. We will take up next set of topics, chemical reaction. Thank you. Due to answer, Kari.